कि ये जो इंडिया अलायंस है ये अलगाव का और जो विभाजनकारी समूहों का एक जमावड़ा है कि इनकी जो दुकानें चल रही थी, इनकी जो दलाली की दुकानें चल रही थी, इनका जो वर्चस्व चल रहा था वो बंद हो जाएगा। इन पूरे इंडिया अलायंस के बीच में ना कोई नेता है, ना किसी प्रकार की कोई नीति है, ना कोई नेतृत्व और ना ही नीयत है। पूरी एकजुटता के साथ एक चट्टान की ताकत के साथ इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन ही नहीं किया, बल्कि उसको सदन में पास भी कराया। सामाजिक न्याय के आधार पर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से सशक्त करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया तो बिहार में नीतीश कुमार जी ने किया। ये है सेक्युलरिज्म कि जो 20,000 करोड़ से ज़्यादा की जो इसकी सालाना आमदनी होगी उसका लेखा जोखा होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आज राहुल गांधी बिहार पहुंचे हैं। बेगूसराय में यात्रा उन्होंने किया है। हालांकि इस यात्रा का जो शेड्यूल बताया गया था उस हिसाब से इस यात्रा को किया नहीं गया है, लेकिन अब राहुल गांधी अब पटना पहुंचने वाले हैं और पटना पहुंचकर कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मीडिया हेड दानिश इकबाल सर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है। पहले धन्यवाद। कैसे देखते हैं, राहुल गांधी चुनाव से पहले एक्टिव मोड में हैं? देखिए, राहुल गांधी अब जो है बार बार बिहार आ रहे हैं और बिहार आ रहे हैं तो जब राजनीतिक जो मोक्ष है कांग्रेस का वो उसको जो है प्राप्त करके ही मानेंगे, ऐसा ही लग रहा है। तो जहाँ जहाँ वो जब जाते हैं तो वो कांग्रेस का नुकसान ही करते हैं और बिहार जो है वो मोक्ष की धरती है। तो राहुल गांधी अब इस बात को ये मान चुके हैं कि अब राजनीतिक जो मोक्ष है वो बिहार में जो है कांग्रेस का पिंडदान करके ही मानेंगे। और देखिए, राहुल गांधी के पास ना कोई विज़न है, ना किसी प्रकार का कोई रोड मैप है और बताने के लिए भी कुछ नहीं है कि 70 वर्षों में उनके जो परिवार के जो लोग रहे, चाहे दादी रहीं, चाहे पिता रहें, चाहे नेहरू जी रहें, उन लोगों ने क्या किया देश के लिए, बिहारियों के लिए। इस देश की जो 80% जनता है, चाहे वो पसमानदा समाज हो, चाहे दलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, उनके लिए इन लोगों ने क्या किया, आरक्षण के विषय पे इन लोगों ने क्या किया। और नौकरी के लिए आए थे और नौकरी के लिए आए थे। एक जो उनका पार्टी का जो नेता है जो 40 वर्ष तक जेएनयू में ही रहा, खुद बड़ा बेरोजगार है, जो जेएनयू में रह करके सरकार के पैसे पे जो है उसने वहाँ पे पढ़ाई की, सरकार के पैसे पे रह करके वो ऐश कर रहा था। 3 साल के अंदर लोग पीएचडी करके कंप्लीट कर लेते हैं और करने के बाद जॉब कर रहे होते हैं। तो सबसे बड़ा बेरोजगार को लेकर के घूम रहे हैं। चुनौती तो देंगे और वो क्षमता ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है। क्षमता होता तो 3 साल के अंदर वो जो है पीएचडी कर चुका होता। मेरे घर परिवार में भी लोग पीएचडी किए हैं, 3 साल में पीएचडी करके कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई विदेश मंत्रालय में अधिकारी है, कोई विदेश में पढ़ाई कर रहा है, कोई विदेश में पढ़ा रहा है यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये टक्कर तो दे दिया था। नहीं, टक्कर नहीं, जमानत जब्त हो गई थी। कन्हैया कुमार की जमानत जब्त हो गई थी। कन्हैया कुमार को कौन जानता है बिहार में? कन्हैया कुमार जो है देश के टुकड़े करने वालों के साथ है, भारत के विभाजन करने वालों के साथ है। और राहुल गांधी का जो बेगूसराय का जो यात्रा आप देखिए, 20 मिनट के अंदर उनकी यात्रा समाप्त हो जाती है। कौन सा यात्रा है भाई? लोग बाथरूम पे जाते हैं तो 15-20 मिनट लगा लेते हैं। कौन सी यात्रा है? आप दिल्ली से चल के पटना आ रहे हो, पटना से जो है बेगूसराय जा रहे हो और यात्रा 20 मिनट में समाप्त। और नुक्कड़ सभा में जो भाषण देने वाले थे वो भी नहीं, भाषण भी नहीं दिया। तो इसलिए किसको भाषण देंगे? सुनने वाला कौन है? व्हाइट टी शर्ट पहन के सुनने वाला कौन है? भाषण तभी दोगे जब कोई सुनने वाला होगा। अब मोदी जी का कार्यक्रम होता है, अमित शाह जी का कार्यक्रम होता है। अभी अमित शाह जी आए गोपालगंज में, आप देखो बिना बुलाए जो है लाखों लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि जनता उनको सुनना चाहती है जिन्होंने जनता के लिए कुछ किया है, जिनके पास जनता के लिए कोई विजन हो। तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे इस यात्रा में, कहा जाता है। नहीं, तो पहले से ही मैं कह रहा हूं कि ये जो इंडिया अलायंस है ये अलगाव का और जो विभाजनकारी समूहों का एक जमावड़ा है। ये लोग आपस में एकजुट होते हैं। किस लिए एकजुट होते हैं? ये लोग एकजुट होते हैं अपनी अपनी राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए, अपनी राजनीतिक हैसियत और राजनीतिक परिवार को बचाने के लिए। और उसके बाद फिर जब विधानसभा का चुनाव होता है अलग अलग प्रदेशों में, तो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। इन पूरे इंडिया अलायंस के बीच में ना कोई नेता है, ना किसी प्रकार की कोई नीति है, ना कोई नेतृत्व और ना ही नीयत है कि भारत को कैसे आगे ले जा सके। महागठबंधन के बारे में तो आप खूब बोल रहे हैं, लेकिन आपके भी इंडिया जो एनडीए गठबंधन है उसमें भी सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। लगातार वक्फ वाला जो मामला हुआ है
तब से भद पिट रही है। जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेता इस्तीफा दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के रिश्ते भी इससे खराब हो सकते हैं। नहीं सागर जी, आप जो बात कह रहे हैं उसका प्रमाण है, उसका साक्ष्य है वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन। हमारे एनडीए घटक दलों के सभी नेताओं ने पूरी एकजुटता के साथ, एक चट्टान की ताकत के साथ इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन ही नहीं किया, बल्कि उसको सदन में पास भी कराया। तो अगर हमारे बीच में तफरका होती, अगर हमारे बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता, तो वो आपको दिखता इस बिल को पास कराने में। लेकिन सभी घटक दलों ने एक साथ जो है मुस्लिम समाज के अंदर जो पसमानदा समाज है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए और उसके हक हकूक को दिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता दिखाई, वक्फ बिल को पास किया। हाँ, जनता दल यूनाइटेड के अंदर कुछ नाम हैं, कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो इस्तीफे के माध्यम से जाने जा रहे हैं। उससे पहले उनको बिहार में कोई नहीं जानता था, लेकिन अब इस्तीफा दिया है इस मौके पर, तो आप मीडिया के लोग खोज खोज के फलाना साहब फलाना साहब फलाना साहब को चला रहे हो, जबकि कोई नहीं जानता था। अरे जनता दल यूनाइटेड के बड़े बड़े नेता हैं, अंजुम आरा जी हैं, अफजल अब्बास जी हैं, इरशादुल्ला जी उसमें हैं, खालिद अनवर साहब हैं, बड़े बड़े नेता जदयू के अंदर हैं। बोलने से मना करते कोई बोलने से नहीं, सब पार्टी के अंदर है, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल के जवाब तो नहीं देते हैं। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इन लोगों ने बजाफ्ते। और जो नाम आ रहा है उन लोग की पहचान जो है नीतीश कुमार के कारण थी। नीतीश कुमार जी ने उन लोगों को नेता बनाया और उनकी मुस्लिम समाज में ना कोई वैल्यूज ना कोई हैसियत है। मुस्लिम समाज के रहनुमा नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी ने इस बात को साबित किया कि जब वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात आई तो पसमानदा समाज को उसका हक और हकूक दिलाने के लिए नीतीश कुमार काला पट्टा बांधे काले कौवे के प्रेशर पॉलिटिक्स में नहीं आए। जो काले कौवे गिद्ध और चिल की तरह मुस्लिम गरीब और ज़रूरतमंद के हक हकूक को चोच मारने के लिए नीतीश कुमार जी के चारों तरफ मंडरा रहे थे, उन सब को नीतीश कुमार जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया और वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करके दिखा दिया। मुंह तोड़ जवाब तो दिया दानिश जी, लेकिन चर्चा इस वक्त यही है कि एक सेकुलर छवि वाले पार्टी को, एक सेकुलर छवि वाले नेता को कम्युनिज्म बना दिया आप लोगों ने। सागर जी, आप इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये दाढ़ी टोपी वाले चंद दलाल के दुकान की बात मान लें तो हम सेकुलर हो जाएंगे। अरे सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलरिज्म का मतलब होता है तुष्टीकरण को कब्र में दफना करके और सामाजिक न्याय के आधार पर मुस्लिम समाज की 75% पासमानदा आबादी को मुख्य धारा में लाना। इस देश के अंदर पासमानदा शब्द को इंट्रोड्यूस करने वाले पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। इस देश के अंदर पासमानदा समाज को सामाजिक न्याय के आधार पर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से सशक्त करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, तो बिहार में नीतीश कुमार जी ने किया। ये है सेकुलरिज्म। ये नहीं है कि अफ्तार में टोपी लगा करके बैठ जाने से और इन दलालों की बात मान लेने से, काले कौवे, काले पट्टे बांधे हुए काले कौवे की झुक जाने से हम सेकुलर हो जाएंगे। ये वो ज़माना नहीं है जब राजीव गांधी के ज़माने में जो है शाहबानो प्रकरण में यही लोग, यही काले कौवे जो हैं काला पट्टा बांध के राजीव गांधी के मंडरा रहे थे और राजीव गांधी ने तुष्टीकरण कर दिया और जाकर के जो है सुप्रीम कोर्ट के जो बिल था, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसको बदल दिया। अब नहीं होने वाला, अब नहीं होने वाला। अब ये नीतीश कुमार, अब ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का ज़माना है। इसमें जो पासमानदा है, जो दलित है, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, उनके हक हकूक की बात होगी। और बहुत मैं ईमानदारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, बिल ये पास हो चुका है। अब इसके नतीजे आपको देखने पड़ेंगे, अच्छे नतीजे। और वो क्या है? वो ये है कि जो 20,000 करोड़ से ज़्यादा की जो इसकी सालाना आमदनी होगी उसका लेखा जोखा होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी और उस पैसे से, और जिस प्रकार से सरकार ने जेपीसी कमेटी का गठन कर करके पूरे देश के लोगों से ऐतिहासिक तौर पर सुझाव मांगा, उसके अंदर जो है उनकी राय मांगी, उसी तरह से वक्फ बोर्ड अब आम मुसलमानों से सुझाव मांगेगा, राय मांगेगा, एक रोड मैप तैयार करेगा कि जो पैसे आ रहे हैं वक्फ बोर्ड का, इनका कैसे इस्तेमाल किया जाए। जी, उसमें सहभागी लोगों की कैसे हो। 20,000 करोड़ रुपए आ रहा है तो क्या बिहार के अंदर पटना में एक अस्पताल बनाया जा सकता है? क्या एक तालीम की जगह बनाई जा सकती है? क्या आमदनी बढ़ाने पर भी बात होगी? क्या जो गरीब जो रोड पे भीख मांग रहे हैं उनके लिए शेल्टर बनाया जा सकता है? क्या और कैसे पहचान किया जाएगा कि ये ज़रूरतमंद हैं, ये इनको जो है ज़रूरत पहुंचानी है? क्या वक्फ बोर्ड उनके लिए कार्ड बनाएगा?
ये सारी चीज़ें चल रही हैं आमदनी बढ़ाने पर भी कि कैसे, जो आपको बता दूं, पटना का जो ये तारामंडल के सामने जो बिरयानी महल है, एक आदमी जो है वो वक्फ बोर्ड से जो है 500 रुपये किराए पे ले लेता है, ठीक है, और वो बिरयानी महल को किराया पे दे देता है, और बिरयानी महल से वो 1 लाख रुपए किराया वसूल करता है, और वक्फ बोर्ड को कितना जा रहा है, 200 रुपये जा रहा है। अब नहीं चलेगा, इन सब से खींच के छीन कर निकालेंगे ज़मीन को। और चाहे किसी भी पार्टी का मुतवल्ली रहा हो या किसी भी पार्टी का जो है अध्यक्ष रहा हो वक्फ बोर्ड में, सबकी जांच होगी, सबकी जांच होगी। लेकिन दुविधा सरकार की मंशा पर है लोगों को। लोग कह रहे हैं कि जो कब्रिस्तान की ज़मीनें हैं वो उसमें जा सकती हैं, मस्जिदें हैं उस पर कब्जा कर लिया जाएगा, इसको कैसे आप लोग? यही तो सवाल है। देखो, ये इस देश के अंदर जो सो कॉल्ड सेकुलर हैं, जो विपक्षी हैं, और ये काले पट्टे वाले जो काले कौवे हैं, इनकी चाल क्या है? इनकी चाल है आम गरीब मुसलमानों को गुमराह करना। धारा 370 आया, क्या कहा? गैर संवैधानिक है जी। ट्रिपल तलाक आया, क्या कहा? गैर इस्लामिक है जी। वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, क्या है जी? ये गैर इस्लामिक है। तीनों उल्टा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साबित किया कि कोई गैर संवैधानिक नहीं था धारा 370, और धारा 370 आने से किसको फ़ायदा हुआ? पासमानदा समाज के मुसलमानों को फ़ायदा हुआ। जम्मू कश्मीर में पहली बार आज़ादी के बाद जो है वहाँ पे आरक्षण पहुँचने का काम हुआ। ट्रिपल तलाक को कहा कि गैर संवैधानिक भी है और गैर इस्लामिक भी है। कुरान से साबित हुआ कि ट्रिपल तलाक का पूरा प्रावधान जो है पूरे कुरान के 30 पारा में कहीं नहीं है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि तलाक सबसे बुरी चीज़ है मेरे नज़दीक, और उसके बाद से ये लोग तलाक की पैरवी कर रहा है। तो ये लोग गैर इस्लामिक है, ये लोग गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, सुप्रीम कोर्ट में इसने स्वीकार किया। अब आइए वक्फ अमेंडमेंट बिल, वक्फ का जिक्र पूरे कुरान में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। वक्फ तो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है जो गरीब लोगों के लिए, जो हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे संपन्न परिवार के लोगों ने जो आर्थिक दान किया, उस आर्थिक दान को चैनलाइज करने के लिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी और पारदर्शिता तय करने के लिए वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया। पूरी तरह से ये इसका लेना देना ना इस्लाम से है, ना कुरान से है, और ना किसी प्रकार की कोई शरिया से है। धार्मिक कोई मतलब नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो गरीब मुसलमान है, जो बेवा है, जो यतीम है, जो अनाथ है, जो विधवा है, उन तक इसकी जो फायदे हैं वो पहुंचाए जा सके। बिल्कुल। देखिए, पसमानदा मुसलमानों के बारे में हम लोगों ने भी एक रिपोर्ट किया है। बिहार में लगभग 73% पसमानदा मुसलमान है, अगर केवल बिहार की बात करें तो। और उन पसमानदा मुसलमानों को सीधे सीधे डायरेक्ट फायदा होने जा रहा है जो नया बिल आया है। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे 1-2 सवाल बस अंत में और हैं, मैदानी सर से पूछूंगा, 1-2 सवाल और हैं। इसमें एक चीज पर बड़ा प्रहार किया जा रहा है तमाम मुस्लिम संगठनों के द्वारा। उनका कहना है कि गैर मुस्लिम लोगों को इसमें क्यों जगह दी जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, ये 70 सालों में ये लोग जो है पूरी तरह से फेल हुए इसको जो है इसकी अकाउंटेबिलिटी तय करने में, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने में, और इसका हकूक दिलाने के लिए। और कोई भी संस्था जो है, पहले ही मैंने क्लियर कर दिया कि वक्फ बोर्ड की जो संस्था है ये कहीं से भी इस्लामिक नहीं है, कहीं से भी कुरानिक नहीं है, ये पूरी तरह से सामाजिक और आर्थिक है। और सामाजिक और नहीं, फिर मठों में भी आप मुस्लिमों को जगह दीजिए। फिर ये जो है सामाजिक और आर्थिक, और इसका जो चैनलाइजेशन है वो सरकार करती है। इसके कर्मचारियों को पैसा कौन देता है? सरकार देता है। इसकी सर्वे कौन कराता है? सरकार कराता है। इनकी जो दुकानें चल रही थी, इनकी जो दलाली की दुकानें चल रही थी, इनका जो वर्चस्व चल रहा था वो बंद हो जाएगा। और जो दलित मुसलमान समाज है उसके बच्चे जब अगर तालीम हासिल कर लेंगे तो वो इनकी गुलामी नहीं करेंगे। इन्होंने हमेशा, और आज से नहीं, ये मुगल काल से जो दलित मुसलमान है, जो पसमानदा मुसलमान है, उनको गुलाम बना के रखा गया। मुगलों के समय में भी, अकबर की शासन काल में भी, औरंगजेब के शासन काल में भी जो दलित मुसलमान थे, जो पिछड़े मुसलमान थे, उनको शासन व्यवस्था में जगह नहीं दी जाती थी। उनको शहर से, गांव से बाहर बसाया जाता था, क्योंकि ये मछुआरे हैं, ये दलित हैं, इनको बाहर रखो शहर से। लेकिन अब आप लोगों को गद्दार बताया जा रहा है, काफिर बताया जा रहा है। नहीं, ये जो लोग बोल रहे हैं, ये काले कौवे की बात कर रहे हैं आप, ये काले कौवे जो गद्दार बोल रहे हैं, काफिर बोल रहे हैं, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने अपने आप को जो है पूरी तरह से इस पैसों पर और इस गरीब मुसलमान कौम पर अपना जो है वर्चस्व बनाए रखा। और इसके लिए इन्होंने अल्लाह का डर दिखाया।
काफिर जैसे आपने कहा, देखो सबसे आसान होता है मजहब का डर दिखा करके कोई भी चीज को मनवा लेना। तो हमेशा से इन लोगों ने हमें कल्चर से, पसमानदा मुसलमानों को भारत के कल्चर से तोड़ने का काम किया। इन्होंने अल्लाह का डर दिखा करके कहा कि साड़ी पहनना हराम है, इन्होंने कहा सिंदूर लगाना हराम है, इन्होंने कहा मंगलसूत्र पहनना हराम है। अरे भैया, ये भारत की संस्कृति है और हम लोगों ने पूजा पद्धति बदली है, संस्कृति नहीं बदली है। ये बात ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है। और ये अरबिक, इस्लामिक, ईरानी जो है, बुखारी जो कल्चर को थोपना चाहते थे, लेकिन अब जो भारत का जो मुसलमान है, जो देशज मुसलमान है, जो भारतीय मूल का है, भारतीय खून का है और जो भारतीय मिट्टी का मुसलमान है, वो पूजा पद्धति तो इस्लामिक तौर पर करेगा, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर वो भारत की जड़, भारत की परंपरा और भारत की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा रहेगा। यही लड़ाई है हमारी उनसे। मंगलसूत्र भी पहनेंगे, एकदम सिंदूर भी लगाएंगे। एकदम ये गैर इस्लामिक नहीं है, बल्कि ये उन लोगों ने डराने के लिए जो है हम लोगों को बताया कि ये गैर इस्लामिक है और हम लोगों को काफिर कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्लान है कुछ पसमानदा मुसलमानों के लिए? मेरा अंतिम सवाल यही है कि पसमानदा मुसलमानों के क्या बीच जाने का कोई प्लान है? कैसे समझाएंगे? क्योंकि लगातार मुस्लिम समाज के लोग, संगठन के लोग तो बता रहे हैं कि देखिए ये धर्म के खिलाफ हो गया है। एक बात, आप पूरे भारत में कहीं चले जाइए, इंक्लूडिंग बिहार के सभी गांव में चले जाइए, हर एक मुसलमान इस बात को मानने को तैयार है कि वक्फ बोर्ड का जो निर्माण हुआ था वो अपने उद्देश्य में विफल हुआ। वक्फ बोर्ड के पैसे से किसी भी एक गरीब मुसलमान का भला नहीं हुआ। इस बात से वो संतुष्ट है कि मोदी जी ने जो अमेंडमेंट बिल के माध्यम से जो कानून बनाया है वो सही है। थोड़ी सी और उसको जो हम लोग जब बताएंगे, जाएंगे, मिलेंगे और जब उनको डायरेक्ट उस बात का फायदा पहुंचेगा, तब इस बात में समझ में आएगा कि मोदी जी ने जो अमेंडमेंट बिल के माध्यम से कानून बनाया है उसका सीधा फायदा जब उनको पहुंचने जाएगा, तब सारी जो गलतफहमियां हैं वो सब दूर हो जाएगी। चलिए, तो देखा आपने, दानिश इकबाल सर, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया हेड, साफ साफ बता दिया कि कुछ लोग हैं जो वक्फ के मामले में खूब उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से वक्फ वाला मामला अब सुलझ गया है और सीधे इससे डायरेक्ट बेनिफिट होने जा रहा है पसमानदा मुसलमानों को। जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े मुसलमान हैं, उनको अब उनके हक में हम लोगों ने काम किया है और उसको फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये बिल को लेकर आया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर